अस्सलाम वालेकुम क्लास, आप पेज नंबर 266 पे आएँ। आपका जो आज का टॉपिक है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में है। मैं मतलब बेसिकली हम स्टार्ट एनर्जी वाले टॉपिक से करेंगे, लेकिन मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताना चाह रही हूँ कि ये जो हम बात करेंगे वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की है या एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज की है। मतलब वो रिसोर्सेज जो एक दफ़ा कंज्यूम हो जाएं या एक दफ़ा यूज़ हो जाएं तो हम उनको दोबारा से इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो रीसाइकल नहीं हो सकते, और जितना हम उनका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे वो इन्वायरमेंट से डिप्लीट होना शुरू हो जाएंगे। इससे पहले तक जो हमने रिसोर्सेज डिस्कस किए थे वो रीन्यूएबल रिसोर्सेज थे, क्योंकि वो रीसाइकल हो सकते हैं, और अगर आप उनको बार बार यूज़ करते भी रहेंगे तो वो इन्वायरमेंट से डिप्लीट नहीं होते, क्योंकि वो रीसाइकल हो सकते हैं। तो वाइल्ड लाइफ तक हमने जो रिसोर्सेज डिस्कस किए हैं वो रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। वाइल्ड लाइफ भी रीन्यूएबल रिसोर्सेज में आता है, लेकिन ह्यूमन इम्पैक्ट की वजह से ये नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ जा रहा है। लेकिन आज जो हमारा बेसिकली टॉपिक है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में है। तो इसमें देखें आपको एनर्जी वाले टॉपिक में क्या बता रहे हैं। द एनर्जी शॉर्टेज दैट वी ऑल हैव फेल्ट इन द लास्ट डिकेड हैज़ बीन अ रिजल्ट ऑफ रैपिडली डिक्रीजिंग सप्लाईज ऑफ फॉसिल फ्यूल दैट इज़ कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस। ये कह रहे हैं कि जो हमने एनर्जी शॉर्टेज पिछली कुछ दहाइयों से महसूस की है, उसकी वजह क्या है कि हमारे पास फॉसिल फ्यूल जिसमें कोल, ऑयल और नेचुरल गैस आते हैं, इनकी सप्लाई या इनके ज़खायर हमारे पास कम होना शुरू हो गए हैं। अब आगे आपको एनर्जी की कैटेगरीज बता रहे हैं। Like other environmental resources, energy resources can also be classified as inexhaustible and exhaustible। ये कह रहे हैं कि बाकी environmental resources की तरह हम energy resources को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, inexhaustible और exhaustible। इनएग्जॉस्टेबल को रीन्यूएबल रिसोर्सेज भी कहते हैं और एग्जॉस्टेबल को नॉन रीन्यूएबल भी कहते हैं। हम इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज में आपके पास कौन से आते हैं? सोलर एनर्जी, फॉलिंग वाटर, विंड, ओशन, थर्मल ग्रेडियंट्स, वेव्स, टाइड्स, करंट्स, जियोथर्मल एनर्जी एंड बायोमास। इस सब की डिटेल आप नेक्स्ट देख लेंगे। ऑन द अदर हैंड, फॉसिल फ्यूल लाइक कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस और एग्जॉस्टेबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। आपके पास मेनली जो फॉसिल फ्यूल्स हैं जिसमें कोल, ऑयल और नेचुरल गैस आते हैं, ये आपके पास एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज हैं या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, क्योंकि जितना आप इनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे इनके ज़खायर आपके पास ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे और ये रीन्यू नहीं हो सकते। ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल्स में देखें, coal, oil and gas or the fossil fuels, and 95% of our daily energy requirements are met with these resources। आपके पास fossil fuels में क्या क्या आते हैं? कोल, ऑयल और नेचुरल गैस, और हमारी जो डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें से 95% हमें फॉसिल फ्यूल से मिल रहा है। दे आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। अब आगे बता रहे हैं कि फॉसिल फ्यूल्स को क्यों फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है? बिकॉज दे आर द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ पास्ट which became buried due to environmental hazards and were fossilized in deeper layers of earth and sea। फॉसिल फ्यूल्स जो है वो बेसिकली प्लांट और एनिमल का रिमेन है या उनके बाकियात हैं। वो प्लांट्स और एनिमल्स जो हज़ारों साल पहले किसी एनवायरमेंटल हैज़र्ड की वजह से या माहौल में होने वाली तब्दीली की वजह से, ऐसी तब्दीली जो उनके लिए नुकसानदेह थी, उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई और वो ज़मीन या समंदर की अंदरूनी तह के अंदर दब गए या दफन हो गए या फॉसिलाइज्ड हो गए, तो उनको हम इस वजह से फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं, क्योंकि उनसे फिर फ्यूल बनना शुरू हो जाता है। क्योंकि ज़मीन के अंदर या समंदर के अंदर ऐसी तब्दीलियां हो रही होती हैं कि वो बाकियात जो पौधों और जानवरों के होते हैं, जो कि उनकी डेड बॉडीज़ के होते हैं, वो डेड बॉडीज़ फिर आगे से फ्यूल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती हैं। पाकिस्तान हैज़ रेजरवायर्स फॉर गैस, ऑयल एंड कोल। अब पाकिस्तान के पास भी गैस, ऑयल और कोल के ज़खायर मौजूद हैं। एक्सटेंसिव ड्रिलिंग फॉर ऑयल इज़ बीइंग कैरिड आउट इन वेरियस रीजन ऑफ पाकिस्तान। हम ऑयल को निकालने के लिए बहुत सी जगहों पे पाकिस्तान में मतलब बहुत से रीजन ऐसे हैं जहाँ से ये ऑयल निकाला जा रहा है, बहुत बड़ी सतह पे ऑयल को ज़मीन से निकाला जा रहा है। तो पाकिस्तान में इन तमाम फॉसिल फ्यूल्स के ज़खायर मौजूद हैं। Fossil fuels are present in earth in fixed and limited quantities, and they will exhaust sooner or later, affecting the standard and lifestyle of the future citizens। ये कह रहे हैं कि fossil fuels जो हैं वो ज़मीन के अंदर एक महदूद मकदार में मौजूद हैं, और हम जितना ज़्यादा इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये जल्द या बदेर कभी ना कभी ये ख़त्म हो जाएंगे, और इसकी वजह से हमारा जो मयार ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होगा, जो आने वाली नस्ल है उसका। Thus, this source must be used properly and search for other sources of energy can also be carried out।
तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें इस सोर्स को या फॉसिल फ्यूल्स को मुनासिब तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए और हमें कोई अल्टरनेट एनर्जी का या सोर्स ऑफ एनर्जी का तलाश करना चाहिए ताकि हमारे पास ये जो सोर्सेज हैं ये ख़त्म ना हो। ठीक है, उसके बाद आप पेज नंबर 267 पे आ जाएं। अब जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है इसमें आपको ये बता रहे हैं कि आप इन एग्जॉस्टेबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं या रीन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं एनर्जी जनरेशन के लिए या इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। ठीक है, अब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में देखें आपको क्या बता रहे हैं। रेन आपके पास रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है या इनएग्जॉस्टेबल एनर्जी रिसोर्स है, जिसको एनर्जी कहाँ से मिलती है, सन से। ठीक है, अब जैसे ये बारिश जो है ये हाई एरियाज़ पे पड़ती है जैसे कि माउंटेन्स वगैरह, तो इसके पास कौन सी एनर्जी होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जो हाइट पे एनर्जी होती है वो कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो जब बारिश ऊंची सतह पर पड़ेगी या हाइट पर पड़ेगी जैसे पहाड़ियों पर, तो उसके पास जो एनर्जी होगी वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। जैसे ही बारिश का पानी बहना शुरू होगा तो इसको ये इसके पास स्पीड आ जाएगी। अब मूवमेंट की वजह से या स्पीड की वजह से उसमें जो एनर्जी होगी वो कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। अब हम क्या कर सकते हैं कि हम इस फॉलिंग वाटर की काइनेटिक एनर्जी को इस्तेमाल कर सकते हैं टरबाइंस को चलाने के लिए। अब वो टरबाइन हमने कहाँ पे फिक्स की होगी, डैम्स के बेसिस पे। ठीक है, उसके बेस पे हम एक टरबाइन फिक्स कर देंगे। जैसे ही वो फॉलिंग वाटर उस पर गिरेगा तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी और वो काइनेटिक एनर्जी टरबाइन को चलाने के लिए इस्तेमाल हो जाएगी। जैसे ही टरबाइन चलेगी तो उसके साथ जनरेटर आपने ज्वाइन किया होगा, वो जनरेटर भी मूव करेगा और फिर उस जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी और इस इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज़ द चीपेस्ट एंड नॉन पोल्यूटेंट सोर्स ऑफ एनर्जी विच मैन मस्ट एक्सप्लॉइट मोर फॉर इट्स बेनिफिट एंड फॉर कीपिंग एनवायरनमेंट सेफ। ये कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास मेथड है या सोर्स ऑफ एनर्जी है ये बहुत चीपेस्ट है और दूसरी बात ये कि ये इससे पोल्यूशन क्रिएट नहीं होती, ये नॉन पोल्यूटेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो इस वजह से इंसान को इसको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए अपने फ़वाइद के लिए ताकि हम एनर्जी भी हासिल कर लें या इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर लें और हमारा इन्वायरमेंट भी सेफ़ रहे। ठीक है, उसके बाद आप टाइडल पावर पे आ जाएं। अब टाइडल पावर मीन जो लहरों की वजह से एनर्जी होगी। Tides are mainly caused by the gravitational pull of the moon and to a lesser extent by the gravitational pull of the sun on the water in the seas and oceans। अच्छा, अब आपको बता रहे हैं कि जो टाइड्स हैं वो क्यों प्रोड्यूस होती हैं या किस वजह से प्रोड्यूस होती हैं। मून का या सन का जो ग्रेविटेशनल पुल है जो कि समंदरों के अंदर या ओशंस के अंदर मौजूद पानी पर पड़ता है तो उसकी वजह से लहर बनती है। अब ये जो लहरें हैं इनको आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं ये आपको नेक्स्ट बताएंगे। द चेंजिंग टाइड्स डराइव वाटर टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द लैंड। अब जब टाइड बनेगी या लहर बनेगी तो उसकी वजह से या तो पानी जो समंदर का किनारा है जहाँ पे ज़मीन मौजूद है तो उसकी तरफ या तो वो लहर आएगी या फिर उससे दूर जाएगी। तो ये जो डिफरेंस होता है हाई और लो टाइड्स की हाइट में, इसको हम यूज़ कर सकते हैं टाइडल पावर स्टेशन को चलाने के लिए ताकि हम उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकें। अब टाइडल पावर स्टेशन किस पे मुश्तमिल होता है, उसमें लॉन्ग बैरियर होता है, उस बैरियर को टाइडल बैरेज कहते हैं। द फ्लो ऑफ वाटर अक्रॉस द बैरेज टर्न्स इट्स टरबाइन। जैसे ही कोई लहर या वाटर जो है वो उस बैरेज के गेट्स गुजरेगा तो उसकी वजह से टरबाइन जो है वो चलेगी, विच इन टर्न ड्राइव द जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और फिर जब वो टरबाइन चलेगी तो उसके साथ जनरेटर अटैच होगा और वो जनरेटर मूव करेगा और उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट आपके पास है विंड पावर कि आप विंड को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। तो विंड आपके पास क्या होती है, मूविंग एयर। अब विंड किस तरह से प्रोड्यूस होती है, इट इज़ कॉज्ड बाय सन हीटिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ सरफेस अनइवनली। अब जो सन है वो डिफरेंट पार्ट्स में उसकी हीट, अर्थ के डिफरेंट पार्ट्स में उसकी हीट डिफरेंट है ना, कुछ जगहों पे बहुत ज़्यादा उसकी हीट होगी और कुछ जगहों पे इतनी ज़्यादा नहीं होगी। एज़ वार्म एयर राइजेज, जैसे ही गर्म हवा ऊपर को उठती है, कूलर एयर फ्लोज एज विंड टू टेक इट्स प्लेस। जब गर्म हवा ऊपर उठती है तो उसके पीछे से ठंडी हवा उसकी जगह ले लेती है
किस फॉर्म में? विंड की फॉर्म में। डिफरेंट टेम्परेचर्स एट डिफरेंट प्लेसेस हैव क्रिएटेड वेरियस हाई एंड लो प्रेशर रीजन्स, क्योंकि ज़मीन के मुख्तलिफ़ इलाकों में जब सन डिफरेंट तरीके से हीट अपनी प्रोवाइड कर रहा है अर्थ को, या डिफरेंट रीजन्स को डिफरेंट हीट दे रहा है, तो उसकी वजह से डिफरेंट टेम्परेचर रीजन्स प्रोड्यूस हो गए हैं डिफरेंट प्लेसेस पे, जिनकी वजह से हाई और लो प्रेशर रीजन जनरेट हो गए हैं। तो हवा हमेशा हायर प्रेशर एरिया से लोअर प्रेशर एरिया पे मूव करती है। तो ये जो प्रेशर डिफरेंस है विंड का, इसको आप यूज़ कर सकते हैं विंड मिल्स को चलाने के लिए, ताकि उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सके। मॉडर्न विंड मिल्स और विंड टर्बाइंस हार्नेस विंड एनर्जी टू डिराइव जनरेटर विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। आपके पास जो विंड मिल्स हैं या जो विंड टर्बाइंस हैं, जो कि विंड एनर्जी को यूज़ करती हैं जनरेटर चलाने के लिए, उससे आप इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। अब आगे आपको बता रहे हैं कि विंड जो है उस पर ख़ुद तो कोई ख़र्च नहीं आता। विंड इट सेल्फ कॉस्ट नथिंग एट डज़ नॉट कॉज एयर पोल्यूशन, और इसकी वजह से एयर पोल्यूशन भी नहीं होगी। अगर आप ये विंड मिल्स को यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, तो आपके पास एयर पोल्यूशन भी नहीं होगी और कोई ख़र्च भी नहीं आएगा। ऑल द विंड मिल्स स्टॉप वर्किंग व्हेन द विंड स्टॉप्स ब्लोइंग। लेकिन इसका एक नुकसान ये है कि जब आपके पास हवा नहीं होगी या हवा चलना बंद हो जाएगी, तो विंड मिल भी काम करना बंद कर देगी, क्योंकि इसमें विंड एनर्जी जो यूज़ हो रही है या विंड पावर जो यूज़ हो रही है, तो जब विंड ही नहीं ब्लो करेगी तो फिर इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट नहीं हो सकेगी। तो इस वजह से विंड मिल को काम करने के लिए एक तो विंड मिल्स डिफरेंट लोकेशंस में लगानी चाहिए और बहुत बड़ी तादाद में लगानी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा विंड मिल्स होंगी विद स्ट्रॉन्ग एंड स्टेडी विंड्स फॉर कॉन्टीन्यूस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल एनर्जी। जितनी ज़्यादा विंड मिल्स होंगी, डिफरेंट जगहों पे लगी होंगी, तो कहीं ना कहीं तो हवा प्रोड्यूस हो रही होगी या उसकी विंड एनर्जी होगी, तो इलेक्ट्रिसिटी बनती रहेगी। आगे आप न्यूक्लियर एनर्जी पे आ जाएँ। न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है? इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम न्यूक्लियर फ्यूज़ बाय न्यूक्लियर फिशन। अब न्यूक्लियर फिशन के रिज़ल्ट में प्रोड्यूस होती है। न्यूक्लियर फिशन क्या होता है कि आपके पास जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं, जब वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होते हैं, तो उसमें से एनर्जी रिलीज़ होती है। उस एनर्जी को न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। अब आपने न्यूक्लियर पावर स्टेशन लगाना है और उस पावर स्टेशन में आपने न्यूक्लियर एनर्जी को यूटिलाइज़ करना है। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज़ जनरेटेड बाय न्यूक्लियर फिशन। अब न्यूक्लियर पावर स्टेशन में हीट की बहुत बड़ी मिकदार न्यूक्लियर फिशन की वजह से प्रोड्यूस होती है, रिलीज़ होती है, जिसको आप न्यूक्लियर रिएक्टर में इस्तेमाल कर सकते हैं। द हीट एनर्जी इज़ दैन यूज टू कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम व्हिच ड्राइव स्टीम टर्बाइंस फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। अब जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई है न्यूक्लियर फिशन की वजह से, उसको हम इस्तेमाल करेंगे वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए, और ये जो स्टीम है फिर इससे टरबाइन चलेगी और टरबाइन फिर आगे जनरेटर को मूव करेगा और इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। न्यूक्लियर पावर स्टेशन डज नॉट प्रोड्यूस सच वेस्ट गैसेज विच पोल्यूट द एयर अनलाइक दोज यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स। ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियर पावर स्टेशन की वजह से पोल्यूशन नहीं होगी हवा में, क्योंकि इस तरह की गैसेज रिलीज़ नहीं होती जो कि फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ करने से प्रोड्यूस हो सकती हैं। तो इसका फ़ायदा ये है कि ये हवा को आलूदा नहीं करेगा। However, each nuclear power station can last only for about 30 years and strict safety measures have to be taken to avoid radiation pollution. लेकिन नुकसान क्या है कि न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो है वो सिर्फ 30 ईयर्स के लिए रह सकता है, और हमें स्ट्रिक्ट मेजर्स या इक़दामात लेने होंगे रेडिएशन पोल्यूशन को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि न्यूक्लियर फिशन के दौरान इस तरह की रेडिएशन रिलीज़ होती हैं जो कि हार्मफुल हो सकती हैं।